बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावल नगर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप सीनियर कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी नूर हसन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप साबिक़ सदर बार एसोसिएशन बहावल नगर 2011 में रह चुके हैं, 2012 में रह चुके हैं। आप साबिक़ मेंबर पंजाब बार कौंसिल 2014 में रह चुके हैं और आपका टेन्योर 6 साल रहा। आप साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर भी रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। जब आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल थे तो आपने अपने टेन्योर में क्या-क्या डेवलपमेंट करवाई, क्या-क्या तरक्याती काम करवाए। तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, तो मैं ये पूछूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, बेसिकली मेरा जो तल्लक है एक गाँव से है और गाँव भी जो है वो एक बैकवर्ड गाँव जो दरिया के किनारे पे है। मैंने प्राइमरी वहाँ से की। मेरी तालीम जो है वो ख्वाजा गुलाम सुल्तान गिरवी रहमतुल्लाह अलैह का एक दरबार है, वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे मैंने प्राइमरी स्कूल की। वहाँ पे 5 क्लासों तक मैं वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद मैं कॉलोनी हाई स्कूल बहावल नगर में आ गया और मैंने मैट्रिक यहाँ से की 1987। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज बहावल नगर में चला गया और मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की। और उसके बाद 1993 में मैं मुल्तान लॉ कॉलेज मुल्तान चला गया। वहाँ से लॉ का पहला ईयर जो है वो वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। फिर मैं माइग्रेट होकर साहिवाल आ गया और साहिवाल से फिर मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 किया। इस दौरान मेरे मोहसन, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, मेरे उस्ताद, मेरे रहनुमा चौधरी मोहम्मद सलीम अख्तर साहब साहिवाल, जो कि नामवर वकील हैं और मर्डर केसेस के हवाले से उनका बड़ा नाम है, तो वो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरी गुड लक के मैंने उनको ज्वाइन किया और मैंने ज्वाइन उस वक्त किया जब मैं पार्ट 2 का स्टूडेंट था और शाम को क्लासेस होती थी कॉलेज में लॉ की, वो मैं वहाँ पे चला जाता था, लेकिन सारा दिन कचहरी में उनके साथ रहता था। और उन्होंने मुझ पे अपनी शफ़क़त की, मेहनत की। मैं तकरीबन 3.25 साल उनके पास रहा और 1997 अगस्त में जब मैं एडवोकेट बना तो फिर मैं वापस बहावल नगर आ गया और यहाँ पे अपनी क्रिमिनल प्रैक्टिस शुरू कर दी। और 2003 में मैं पहली दफ़ा वाइस प्रेसिडेंट का इधर मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। उसके बाद मैं अपने प्रोफेशन से मुंसलिक रहा। 2010 के एंड में फिर मुझे दोस्तों ने कहा कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करें डिस्ट्रिक्ट बार बहावल नगर का। तो 2011 में मैं पहली दफ़ा अल्लाह के करम से और दोस्तों की मेहरबानी से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। फिर 2012 में मैं बतौर सेकंड टाइम मैंने कंटेस्ट किया और अल्लाह ने फिर मुझे कामयाबी दी, फिर मैं जीता। फिर 2013 में मैंने थर्ड टाइम अटेम्प्ट की, लेकिन वो उसमें मुझे कामयाबी ना मिली। लेकिन मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जब 2011 में मैं प्रेसिडेंट बना तो उस वक्त सबसे बड़ा मसला जो यंग लॉयर्स के लिए था वो चैम्बर्स की नॉन अवेलेबिलिटी थी, एक बात। दूसरी बात ये थी कि जूनियर्स जितने यंग लॉयर्स थे उनको केस तैयार करने के वाले से बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अल्लाह ताला ने, मेरी चूँकि तरबियत ऐसी हुई थी तो वो जो सदका जारिया था वो मैंने कायम दायम रखा और मैंने बिला तफरीक जो भी यंग लॉयर, चूँकि मेरा घर बिल्कुल कोर्ट के सामने है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के सामने है, तो मेरी एक अप टू डेट लाइब्रेरी थी। ये तमाम यंग्स वहाँ पे आते थे। तो मैं अपना काम छोड़ के जो मेरी
अल्लाह ने मुझे इल्म दिया था, मैं उसके मुताबिक सब कुछ इनको सिखाता था। और उसकी वजह मेरी तरबियत थी, क्योंकि मेरे जो उस्ताद थे जो सलीम अख्तर साहब, ही इज़ लेजेंड। और उन्होंने भी, उनका ये कौल था कि जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है उसको डिलीवर करें, और डिलीवर करने से इल्म बढ़ता है, घटता नहीं। तो यही वजह थी कि वो सारे यंग लॉयर्स मेरे पास आते थे, तो मैं अपना काम छोड़ के उनके केस तैयार करके देने, उनको साइटेशन निकाल के देनी। तो वो एक रिश्ता और राब्ता और मोहब्बत इतनी पैदा हुई कि यंग लॉयर्स ने कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ें। मैंने कहा यार यहाँ पे बुज़ुर्गों की मनापली है और उनकी आशीर्वाद के बगैर यहाँ इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया जा सकता। लेकिन बहरहाल हमने हिम्मत की और पहली दफ़ा बार का एक यंग प्रेसिडेंट बना। तो मैंने, चूँकि चैम्बर्स के प्रॉब्लम मेरे साथ भी रहा था, मैं भी जब आया था तो मैंने बड़े ये बातें फेस की, तो मैंने सबसे पहले फोकस इस बात पे की। और मैं ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ, रिकॉर्ड की बात है कि मैंने उन 2 सालों में 11 और 2012 में तकरीबन 100 से अबव चैम्बर्स जो हैं वो यंग लॉयर्स को लेके दिए। और जब 2012 के एंड तक या 2013 के एंड तक मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि कोई यंग लॉयर जो है वो चैम्बरलेस नहीं था। ठीक। सर, आपको वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा वकील बनना है? ये मेरे वालिद मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनका शौक़ था और मुझे भी शौक़ पैदा हुआ। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मैं फ़र्स्ट अपनी फैमिली में पोस्ट ग्रेजुएट था। अच्छा। इससे पहले, चूँकि वो दरिया के किनारे पे हमारा गांव है, तो वहाँ पे तालीम का इतना सिलसिला नहीं था। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे बच्चों बच्चियों को स्कूल भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह अब डज़न जो हैं वो वहाँ पे ग्रेजुएट हैं और वहाँ पे तालीम का कोई फुकदान नहीं है। एज अ सीनियर कानूनदार एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि प्रोफेशनल वकील वो है जो उसको केस मिले अपने क्लाइंट के साथ मुखलिस रहे। नंबर 1 ये पहली शर्त है। दूसरी बात, टाइम की पाबंदी। आपके पास केस हैं नहीं हैं, आपने अपने ऑफिस में 8 बजे आना है और कोर्ट टाइम ओवर होने के बाद जाना है और अपने चैम्बर पे रहना है और बुक्स जो हैं वो आप कंसल्ट करें, कोई मसला ही नहीं है। एक बात जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताई थी, मैं हमेशा अपने छोटे भाइयों को ये कहता हूँ कि एक कंसेप्ट इस प्रोफेशन के बारे में ये क्रिएट हुआ कि ये प्रोफेशन ओवर क्राउड हो गया। तो मेरे उस्ताद साहब भी ये कहते थे कि जब मैं 1962 में वकील बना तो उस वक्त भी ये शोर था कि ये प्रोफेशन ओवर क्राउड हो गया। लेकिन वो भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि प्रोफेशन ओवर क्राउड नहीं हुआ। हाइट इज़ ऑलवेज एम्प्टी। आप मेहनत करें, ऊपर आ जाए। तो यही हुआ कि मेरे आने से पहले यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े लेजेंड वकील रहे हैं और फौजदारी के टॉप लॉयर्स वकील रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से निकला हूँ मैं। और आज आप किसी से भी पूछेंगे तो एक क्रिमिनल प्रैक्टिस में मेरा नाम। सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? मैं कहता हूँ कि वकील जो है ना वो रोल मॉडल होता है माशरे के लिए, और उसको, वकील को चाहिए कि अपने आप को इस अंदाज में रखे कि लोग उसको फॉलो करें, अपने करैक्टर के हवाले से, अपने प्रोफेशन के हवाले से, अपनी आवाम की खिदमत के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? ये बहुत बड़ी अहमियत है रूल ऑफ लॉ की। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे लॉ हमारे पास है, सिर्फ फुकदान ये है कि जो लॉ अवेलेबल है उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं।
मैं चाहे नूर हसन हूँ या आप साफ़ी हैं, तो मैं अगर ये मुझे अगर प्रिविलेज मैंने लेना है, मेरे लिए कानून और है, आपके लिए कानून है, कानून दोनों के लिए बराबर है, बट इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर चीज़ अवेलेबल है, लॉ में हर चीज़ अवेलेबल, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं। बड़े आदमी के लिए और रिलीफ है, गरीब आदमी का केस ही नहीं लगता, और बड़े आदमी का केस आप देखें कि दूसरे दिन केस लग जाता है। लेकिन जिसका कोई सोर्स नहीं है, आम आदमी है, मैंने ये भी देखा है कि वो डेथ सेल में फौत हो गया और उसके फैसले बाद में हुए और वो बरी हुआ। तो इसलिए अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो लॉ अवेलेबल है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान की अदालतों में कितने केस पेंडिंग है और इस पेंडेंसी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है एज ए एक्सपर्ट? है, मुझे सही फिगर्स का तो नहीं पता कि कितने पेंडिंग हैं, लेकिन पेंडेंसी बड़ी आसानी से ख़त्म हो सकती है अगर जजेस टाइम पे कोर्ट पे बैठे और वकील उनके साथ तामन करे, पेंडेंसी रह ही नहीं सकती। ये एक दफ़ा जब मैं 2014 में मेंबर बना तो एक बावलपुर का एक इशू बना, तो उस वक्त जस्टिस मंजूर मलिक साहब चीफ जस्टिस साहब थे, तो उन्होंने सारे मेंबरान को बुलाया हुआ था, मैं भी वहाँ पे था। तो वो कहने लगे यार पेंडेंसी बहुत होगी और आप तामन करें। मैंने उन्हें कहा कि आप बहावल नगर का रिकॉर्ड चेक करें कि करंट ईयर के मर्डर केसेस भी नियर टू फाइनल हो चुके हैं और उनका फ़ैसला आना बाकी। लेकिन ये बात आपको लाहौर में क्यों नहीं नज़र आती? यही मैं कह रहा हूँ कि अगर अदालतें और वकील पेंडेंसी ख़त्म करना चाहें तो कोई मसला ही नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। सोर्स हैं, कोर्ट्स में जो जजेस को अब सहूलतें हैं वो बेशुमार हैं, तनख्वाहें बिल्कुल ठीक हैं उनकी, बाकी मुराद सब ठीक है, एसी वाले कमरे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अगर एक जज मेहनत से और वकला उसके साथ तामन करे, और वकील तामन करता है, बिल्कुल करता है और करे, तो ये पेंडेंसी जो है ना विद इन ईयर ख़त्म हो सकती है। ये कोई मसला। एज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती का तरीक़ाकार है जी, वो किस तरह होना चाहिए एज अ कानूनदान तजवीज़ दें? हमारे जो तरीक़ाकार है ना, वो मैं थोड़ा सा उससे डिफ़र करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हाई कोर्ट का जज आपने एलिवेट करना है तो आप ट्रायल कोर्ट का वकील पकड़ें। आपने सिविल साइड पे कुछ जज एलिवेट करना है तो ट्रायल कोर्ट का जो वकील होगा उसको पकड़ें, उसकी रेपुटेशन लें, उसकी कॉम्पिटेंसी लें। अगर आपने क्रिमिनल साइड पे कुछ जज लेना है तो क्रिमिनल वकील जो है, जो प्रैक्टिस करता है, वो भी आप ट्रायल कोर्ट से ही उठाएं उसको, तो वो जज ऐसी जजमेंट देगा आपको कि आपके सोच से बाहर, आपकी पेंडेंसी नहीं रहने देगा। लेकिन मसला फिर वही है कि मैं एक जर्नल हूँ तो मेरा बेटा अगर वकील है तो मैं चाहूँगा कि वो जज बने, मैं अगर जस्टिस हूँ तो मेरा बेटा अगर कोई है तो मेरा जज बने। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई एक आधा बंदा छोड़ के अपनी कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पर आया होगा, अदरवाइज़ मैं तो ये समझता हूँ कि सारी, अगर जनरल का बेटा है तो वो है, अगर जस्टिस का बेटा है तो वो आएगा, इस तरह के मामला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला की फलाह बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है हमारा सुपीरियर इदारा है,
वो न सिर्फ वकला की फलाह बहबूद के लिए बल्कि वो करंट इश्यूज़ जो मुल्की मामलात हैं उस पे भी उसको नज़र रखनी पड़ती। तो सच जो वकला की फलाह बहबूद के लिए वो दो ही इदारे हैं, वो पाकिस्तान बार काउंसिल है और पाकिस्तान बार काउंसिल। ठीक, ये दो इदारे जो हैं ये अगर अपना सही वर्क करें तो वकील के लिए कोई मसला नहीं। वकील के लिए ये जो फंड्स वगैरह होते हैं ना, ये कोई इशू नहीं है। असल बेस होती है कि वकील को उसकी ट्रेनिंग दीजिए, उसको लॉ मूव्स पे लेक्चर दिए जाए और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे उनको बैठने के लिए चैम्बर हो उसके पास, ब्रीफ जो आना है वो आपकी कॉम्पिटेंसी पे आना है। ब्रीफ किसी इदारे ने नहीं देना आपको, क्लाइंट किसी इदारे ने आपको नहीं देना, आपने अपनी मेहनत से सब कुछ करना है। एक फौजदारी वकील जो फ्यूचर में अच्छा वकील बनेगा वो पहले 2-3 साल में पता चल जाता है कि ये वकील कैसा बनेगा। सिविल के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए थोड़ा सा, लेकिन अगर मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि अल्लाह ताला मेहनत किसी के नहीं रखता। आप मेहनत करें, हाइट इज़ ऑलवेज एम्प्टी, कोई मसला नहीं। पंजाब बार कौंसिल वकला के लिए कितना ताउन कर रही है? देखिए, पंजाब बार कौंसिल मैं जब मेंबर था तो पंजाब बार कौंसिल में मुख्तलिफ़ स्कीम्स हैं जिसमें वेलफेयर ऑफ लॉयर्स के लिए एक स्पेसिफिक फ़ंड रखा। एक जब वकील बनता है ना तो उसके लिए एक फ़ीस ली जाती है पंजाब बार कौंसिल में, ये बहबूद फ़ंड उसको कहते हैं। वो एक अकाउंट में चला जाता है, वो अकाउंट इंक्रीज़ होता रहता है। उसके लिए ये कि अगर एक वकील, उसमें मुख्तलिफ़ स्कीमें थी, पहले जो पुराने वकील थे उनके लिए 25-26 हज़ार का था कि जब वो इन केस उनकी डेथ होती है तो फिर उनको उनके वरसा को 25,000 मिलेगा, वो कंट्रीब्यूशन पे मबनी था। लेकिन अब जो लेटेस्ट चल रही है उसमें 3 लाख रुपए। अगर आप 70 साल के हो जाते हैं तो वो आपका मैच्योर हो जाता है, वो आप ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी डेथ होगी तो फिर वो आपके वरसा को मिलेगा। इसके अलावा एक इंश्योरेंस स्कीम वो भी है, वो उस पर भी अगर मंथली जो वकला उस फंड में अपना पे करते हैं तो इन केस अगर वो उनकी कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाती है तो उम्र के हिसाब से और इंजरी के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, और अगर नेचुरल डेथ होती तो उस हिसाब से भी पैसे मिलते हैं, और अननेचुरल डेथ होती है, एक्सीडेंट में हो गई या कोई मर्डर हो गया, तो उस सूरत में भी अगर वो उस कैटेगरी में फ़ाल करता है और उसने वो अपने जारी रखा हुआ है कि मुसलसल वो पर ईयर वो अपना फ़ंड जमा करवाता रहता है उस स्कीम में, तो उसको पैसे मिलते हैं। इसके अलावा जब वो वकील बनता है, आल्दो कि उससे पैसे लिए जाते हैं PLJ के नाम से, लेकिन जो बुक्स दी जाती हैं वो उन पैसों से कहीं ज़्यादा होती हैं। आज अगर आप मेजर एक्ट लेना चाहें मार्केट से तो कम से कम 2500-3000 का आपको मेजर एक्ट मिलता है। तो जब मैं था, अब तो मुझे नहीं पता कि वो PLJ की उन्होंने फ़ीस बढ़ाई है या नहीं है, लेकिन उस वक्त 3500 रुपये थे, और 3500 रुपये में आपको एक मेजर एक्ट, चाहे आप फौजदारी ले लें या चाहे सिविल ले लें, और उसके बाद जो है ना वो PLJ का एक पूरे साल का एक सेट मिलता था, तो वो इस तरह वो अपनी लाइब्रेरी कंटिन्यू कर सकते। जब आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे जी, उस वक्त आपने क्या डेवलपमेंट करवाई? वो मेरी एक बैड लक थी, मैं फ्रैंकली जो है ना वो इस बात को एडमिट करूँगा, वो इलेक्शन टाई हो गया था। अच्छा। नवाज़ शफीज़ादा साहब के साथ मेरा इलेक्शन था। अच्छा। तो वो जो हुआ मैं उसको डिस्कस नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। इलेक्शन में जीता हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर वो 5 दफ़ा कभी गिनती हुई,
रात 2:30 बजे तक गिनती हो रही, कभी मैं जीत रहा हूँ 72 वोट से, कभी मैं जीत रहा हूँ 50 वोट से, कभी 36 वोट से। एट द एंड चौथी जो है गिनती में मैं फाइनली 1 वोट से जीत गया। अच्छा। रिजल्ट कंपाइल हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब मैं वो ब्लेम किसी को नहीं करूँगा। फिर दोबारा गिनती शुरू हो गई, फिर वोट बराबर बराबर हो गए, और फिर मुझे 6 माह बाद में दोस्तों ने तय किया कि ठीक है अब 6 माह कर लें। तो पहला टर्नओवर जो है वो नवाज़ शफीज़ादा साहब को मिला और आखिरी 6 माह मुझे मिले। लेकिन उसमें मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कह रहा हूँ कि उन 6 माह में मैं वकला के लिए कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब 6 माह बाद मैंने चार्ज लिया था, उस वक्त बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अकाउंट में 45,000 रुपये पड़ा था। अच्छा। 45,000 रुपये पढ़ा। पड़ा था, और मेरा ख्याल उस वक्त 70 से 75,000 रुपये तो पर मंथ मुलाजमीन की तनख्वाहें थी, और पिछले 3 माह की उनको तनख्वाहें भी नहीं दी गई थी। तो मैंने ये किया कि लाइफ मेंबरशिप की एक स्कीम निकाली। उसमें पहले वो 5,000 रुपये थे, फिर मैंने 3,000 किए। तो इस तरह करके वो मैंने पैसे इकट्ठे किए, मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दी और आगे भी मामला चलाए। लेकिन जब मैंने चार्ज छोड़ा तो उस वक्त 32 लाख रुपए मैं अकाउंट में छोड़ के आया था। अच्छा। हाई कोर्ट के अकाउंट में मैं 32 लाख रुपए छोड़ के आया था। रिकॉर्ड की बातें हैं आप। लेकिन ऐसा जो वकला की खिदमत या फलाह के लिए कोई वो मैं नहीं कर सका। वो क्या रीज़न थी वो आप कभी सर्वे करें, ये तो आपको पता चल जाएगा। वो मैं मीडिया पे कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। आने वाले इलेक्शन में मेंबर पंजाब बार काउंसिल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे आप? अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी तो मैं अपनी प्रैक्टिस पे तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि सियासत की वजह से प्रैक्टिस जो है ना वो उसका हर्ज होता है, क्योंकि क्लाइंट टाइम मांगता है और टाइम देना भी चाहिए। तो अभी तक तो मैंने अपनी प्रैक्टिस पे फोकस किया हुआ है। बहरहाल देखेंगे, जैसे दोस्त कहेंगे, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा। एज अ कानूनदान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बाहोल नगर के क्या मसाइल हैं जिन पे आपको फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? जी, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले बेसिक बात यह है कि यंग लायर्स को जो है वो कानून के हवाले से आगाही, उनकी तरबियत, ये बहुत ज़रूरी है। जब एक वकील को प्रोसीजर का पता होगा तो जब भी कोई उसके पास ब्रीफ आएगा तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी सीनियर्स दोस्त हैं वो जो भी यंग लायर्स उसके पास आए या ना भी आए उसको सिखाएं, और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनको प्रोसीजर का पता होना चाहिए, ये बात अहम है। ये बाकी फार्मल चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो यंग लायर्स है कम से कम उसको अपने ऑफिस के लिए उसकी जगह होनी चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट तौर पर अपनी प्रैक्टिस कर सके। बाकी जो रिस्क रब ने लिखा है ना वो कहीं नहीं जाता, और रिस्क जो है ये आप पे डिपेंड करता है। उसको हलाल बना लें, उसको हराम बना लें, लेकिन जो रब ने लिखा वो आपको मिलना ही मिलना है। ये आगे आप उसको हराम करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, हलाल करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? मेरा तो पूरा पाकिस्तान ही फेवरेट है। टूरिज़्म पे इतना मैं पहले जब शादी वगैरह नहीं हुई थी तो उस वक्त दोस्तों के साथ ज़्यादा मरी या वो झींगा गली या इस तरफ जाते थे, लेकिन इतना मुझे शौक़ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पता नहीं मेरी एक अपनी एफिलिएशन है, मुझे साहिवाल शहर जो है ना वो बहुत पसंद है। उसमें एजुकेशन और उसमें बाकी जो हेल्थ की सहूलियात हैं वो,
उसके अलावा साफ़ सुथरा शहर है और पुरअमन शहर है, वो मुझे साहिवाल बहुत पसंद है। एज़ अ कानूनदान मौजूदा पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में क्या तबसरा है आपका? मैं कहता हूँ कि ये एक ही निज़ाम हो, तालीमी निज़ाम। ये प्राइवेट स्कूल का निसाब भी एक होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल का निसाब भी एक होना चाहिए, और उससे गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं रहेगा। अगर अमीर के बच्चे वो कोर्स पढ़ रहे हैं और गरीब के बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि गरीब के बच्चे में ज़्यादा जो है ना वो इंटेलिजेंस है, वो ज़्यादा शऊर है उसको, और वो ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन करके जो है ना, कोई डीपीएस में चला गया, कोई एपीएस में चला गया, कोई रेंजर्स में चला गया, और उनका अपना अपना निसाब है, लेकिन निसाब एक होना चाहिए। मैं एक निसाब पे बिलीव करता हूँ। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी ये है कि जब लोग आपको आपकी गैर मौजूदगी में आपको अच्छा कहें, आपकी तारीफ़ करें, तो यही कामयाबी। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ, अपने वालिदैन की वजह से, अपने उस्तादों की वजह से, मैं अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से। मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? सर, आइडियल पर्सनैलिटी तो एक ही है, वो सरकार है, और होनी भी चाहिए। उसके अलावा तो कोई, बाकी उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपके वालिदैन, तो मेरे रहनुमा तो वही है। बाकी मेरे रोल मॉडल मेरे वालिद हैं मेरे लिए, और मेरे उस्ताद चॉइस सलीम अख्तर से। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बुकरा बरादरी को एज़ अ सीनियर कानूनदान आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम ये है कि मोहब्बतें फैलाएं और नफ़रतों से परहेज़ करें। ये दुनिया अगले लम्हे का पता नहीं है। ठीक है, आपकी किसी के साथ एफिलिएशन है, आप उसको पसंद करते हैं, आप करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किसी की पसंद में इतना आगे ना जाएं कि अपने ही दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। पुरअमन ज़िंदगी गुजारें, लोगों की खिदमत करें, बस यही मेरा पैगाम। बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।